वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट डीएलएड और बीएड में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन का चैप्टर है वित्तीय प्रबंधन के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। कंप्लीट चैप्टर को आपको इसी में मैं पढ़ा दूंगी क्योंकि इस चैप्टर में इतना ज़्यादा कुछ भी लेंदी नहीं है। सो अगर आप सभी को मेरी वीडियोज़ यूजफुल लगती हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। PDF चाहिए आप लोग को, बुक्स की नीड हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम आखिर कहते किसे हैं। तो इस फर्स्ट में आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ कि देखिए मैं वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आखिरकार आवश्यकता यानी कि ज़रूरत क्यों होती है। देखिए यहाँ पर मैंने ब्लैक पेन से लिखा हुआ है जो मेन हेडिंग है, किसी संस्था संगठन की सफलता अथवा असफलता का आकलन उसके वित्तीय प्रबंधन यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के स्तर से किया जाता है या किया जा सकता है। यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि देखिए आपका जो स्कूल है, हम क्या बात कर रहे हैं, वित्तीय प्रबंधन यानी कि विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन की बात करें तो आपका स्कूल कितना अच्छा चलेगा, आपका स्कूल अच्छा चल सकता है, आपकी संस्था कितनी अच्छी चलती है, आपकी संस्था चल सकती है, इसका आकलन हम किस द्वारा निकालते हैं, वित्तीय प्रबंधन द्वारा यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा निकालते हैं। सबसे पहले अब स्टार्ट करती हूँ। किसी भी संख्या संगठन के संचालन में वित्त यानी कि धन का महत्वपूर्ण स्थान है। संगठन के लक्ष्यों को निर्धारित करते समय यह ध्यान रखना होता है कि उनकी पूर्ति हेतु संसाधनों की कितनी आवश्यकता है, उनकी क्या व्यवस्था है और यदि अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता है तो उनको कैसे जुटाया जा सकता है। ये बातें थी हमारी वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। देखिए हमारे स्कूल में हमें किस चीज़ की कहाँ आवश्यकता है, हमें किस चीज़ की कितनी आवश्यकता पड़ सकती है और हम उसे किस तरह से उस चीज़ की पूर्ति कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी डिपेंड होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। अगर मैं एग्जाम्पल आपको दूँ, जैसे कि आपके घर में क्या सामान है क्या नहीं है, कितना खाने का राशन आएगा कितना नहीं आएगा, वो किस पर डिपेंड करता है, आपकी माँ के ऊपर। तो आप अपनी मम्मी को एक तरीके से आपके स्कूल के मैनेजमेंट से कंपेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। वो भी अपने घर को मैनेज करती है अपने तरीके से, उसी तरह वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर हमारे स्कूल को मैनेज करता है। ये था हमारा वित्तीय प्रबंधन के बारे में। सो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और जानते हैं आपका वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य क्या है, मतलब हमें क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। फर्स्ट है हमारा वित्तीय प्रबंधन द्वारा हम विद्यालय को वित्त यानी कि धन प्राप्त कराने वाले स्रोतों को जान सकेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा ही हम क्या करेंगे, वित्त यानी कि धन हम किस किस स्रोत से प्राप्त कर सकते हैं वो हम किस प्रकार जानेंगे, वित्तीय प्रबंधन द्वारा जानेंगे यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट द्वारा जानेंगे। कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन सी जगह है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जहां से हमारे स्कूल को धन प्राप्त हो सकता है या वो हमारे स्कूल को धन प्राप्ति के स्रोत बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी डिपेंड करती हैं आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं उपलब्ध वित्त के उचित समायोजन को समझ सकेंगे। हमारे पास जितना भी हमारा धन है, ठीक है, मतलब जितना भी उपलब्ध हमारे पास धन है स्कूल की तरफ से, स्कूल का किस प्रकार हमें समायोजन करना है, इन चीज़ों को समझना पड़ेगा या इन चीज़ों को हम समझेंगे इनके तरीके से। कहने का मतलब इतना सा है कि जहाँ पर हमें जितने धन मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी उसी प्रकार हम वहाँ पर अपने धन को खर्च करेंगे या हम उसे अर्जित करेंगे, इसका है मतलब। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। विद्यालय प्रबंधन में वित्त के महत्व को जानेंगे। गाइस नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं विद्यालय में वित्तीय प्रबंधन यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन स्कूल। सरकार द्वारा विद्यालय को कई प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं। सरकार की तरफ से हमारे जो स्कूल होते हैं उन्हें कुछ अनुदान दिए जाते हैं, तो उनका हम वर्णन करेंगे, उनको जानेंगे वो अनुदान कौन कौन से हैं। देखिए नंबर 1 है हमारा विद्यालय अनुदान, नंबर 2 है आप सभी का शिक्षक अनुदान जिसे हम TLM के नाम से भी जानते हैं, और थर्ड है आपका विद्यालय को समुदाय से प्राप्त धन, फोर्थ है आपको विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन। विद्यालय अनुदान को हम इंग्लिश में बोलते हैं स्कूल ग्रांट। ठीक है, शिक्षक अनुदान और TLM को हम बोलते हैं टीचर ग्रांट। विद्यालय के फिर आपका विद्यालय को समुदाय से प्राप्त धन और विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन यानी कि फंड कलेक्टेड फ्रॉम स्कूल प्रॉपर्टी। इस फर्स्ट हम जानेंगे विद्यालय अनुदान। देखिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को दिया जाने वाला यह मुख्य अनुदान बताया गया है। विद्यालय अनुदान जो है यह मुख्य अनुदान है जो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हमारे प्राथमिक और
उच्च प्राथमिक विद्यालय को दिए जाने वाला सबसे मेन अनुदान है। प्राथमिक विद्यालय को प्रतिवर्ष 5,000 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय को 7,000 प्रतिवर्ष अनुदान के रूप में दिया जाता है। यहाँ आपको याद रखना है विद्यालय अनुदान कितना मिलता है। प्राथमिक को मिलता है 5,000 और उच्च प्राथमिक स्कूलों को मिलता है 7,000, कितना, प्रतिवर्ष। नेक्स्ट देखिए, इस अनुदान का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है। आपको 5,000 रुपए मिले हैं स्कूल के लिए, ये आपको किस जगह और कहाँ यूज करने हैं, कौन यूज करता है, विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं विद्यालय अनुदान का उपयोग निम्न कार्यों में किया जाता है। वो कार्य कौन कौन से हैं ये आपको सभी को बताएंगे। देखिए सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सभी को सारी चीजें अच्छे से याद रखनी है। फर्स्ट है आपका विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु। मरम्मत कह सकते हैं कि आपका स्कूल में क्लासेस भी टूटी हुई हो सकती है, उसका फर्श भी टूटा हुआ हो सकता है, आपका प्रिंसिपल ऑफिस में थोड़ी सी भी मरम्मत हो सकती है, तो इन चीज़ों को हम डाल सकते हैं मरम्मत में, या आप किसी भी चीज़ में स्कूल के उपकरणों में मरम्मत के लिए बात की गई है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका बच्चों के बैठने हेतु फर्नीचर, दरी, चटाई आदि खरीदने में। देखिए इस अनुदान जो हमारे प्राथमिक स्कूल में 5,000 रुपये मिलते हैं, उसमें हमें क्या यूज़ करना है, उसको कहाँ यूज़ करना है। पहले तो आपको बच्चों के बैठने के लिए कुछ भी यूज़ के लिए फर्नीचर ले सकते हैं आप, दरी आपके स्कूल में चलती है तो आप दरी का इस्तेमाल करिए, चटाई का आदि का, इन सब को खरीदने में हम अनुदान का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने, आपके बच्चों को जिस भी तरह की किताबों की आवश्यकता है उनके लिए हमें करना है। नेक्स्ट है पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक डस्टर, जिला प्रदेश देश के नक्शे, बोर्ड, चौक डस्टर, जिला प्रदेश देश के नक्शे, ग्लोब, दीवार, घड़ी खरीदने हेतु। देखिए आपको इस अनुदान को और कहाँ यूज़ करना है। सबसे पहले आपकी क्लास में बच्चों को कौन सी किताबों की आवश्यकता है उसके लिए, समाचार पत्र यानी कि आपको न्यूज़पेपर की ज़रूरत है तो ब्लैक बोर्ड की आवश्यकता है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, चौक डस्टर अगर आपके स्कूल में नहीं है तो आप लोग उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, नक्शा आप लोग मैप के यूज़ कर सकते हैं, ग्लोब के लिए यूज़ कर सकते हैं। और देखिए घड़ी की, जो आप सभी जानते हैं स्कूल में बहुत ज़्यादा मेन पॉइंट होता है, आपके स्कूल में घड़ी ज़रूर होनी चाहिए, उसको खरीदने में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे झाड़ू, कूड़ेदान, कीटनाशक आदि खरीदने में। देखिए हम इसे झाड़ू खरीदने में भी यूज़ कर सकते हैं, कूड़ेदान और कीटनाशक जैसे कि आप लोग कह सकते हैं हिट वगैरह जो होते हैं स्कूल में, अगर मच्छर वगैरह है, मोर्टीन, ऑल आउट, इन सब के लिए भी हमें यूज़ कर सकते हैं इस अनुदान को। नेक्स्ट है आपका विद्यालय सौंदर्यीकरण हेतु, सौंदर्यीकरण इन द सेंस की सुंदर करने के लिए हेतु गमले में फूलों के पौधों की व्यवस्था करना। देखिए आपके स्कूल में इसे आप पार्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपको अपने स्कूल में घास लगवानी है, आपको पेड़ों की आवश्यकता है, पेड़ लगवाने हैं, आप सभी को फूल लगवाने हैं, इन सब के लिए भी हम जो हमारे धन प्राप्त हुआ है, हमें 5,000 रुपये जो प्राप्त हुए हैं प्राथमिक स्कूलों को, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने हेतु। सो गाइज नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, यानी कि आपका जो प्रिंसिपल ऑफिस है उसको अच्छी तरह से सजाने के लिए, उसमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है उनके लिए भी हम इस अनुदान का यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ मैंने आप सभी से सारी चीज़ें डिटेल्स में पढ़ ली हैं। आप सभी को अगर जो भी इशू है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं आपका TLM ग्रांट, यानी कि शिक्षण अधिगम अनुदान सामग्री में आता है। ये सर्व शिक्षा अभियान द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष TLM के निर्माण हेतु दिए जाते हैं। देखिए आपके स्कूल में सर्व शिक्षा अभियान चलता है हमारा, जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल के स्तर के शिक्षक होते हैं उनको हर साल TLM बनाने के लिए या निर्माण करने के लिए दिया जाता है। शिक्षक को यह ध्यान रखना होगा कि निर्मित शिक्षण अधिगम सामग्री केवल प्रदर्शन के लिए वरन कक्षा शिक्षण में सहायक हो। यानी कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि आप जो TLM बना रहे हैं सिर्फ आपको बच्चों को प्रेजेंट करना है। सो यहाँ पर जानते थोड़ी सी चीजें। नंबर 1 है अल्पव्ययी कम लागत वाला हो। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि आपको जो TLM बना रहे हैं उसमें आपको फालतू का खर्चा नहीं करना है, सभी बच्चे छूकर प्रयोग कर सके और सीख सके। देखिए सभी बच्चे ऐसा TLM बनाए जिसे बच्चे टच भी कर सके और उसे देखकर बच्चे सीख भी सके। ऐसी चीज़ें या ऐसी थॉट आपको अपने TLM में डालनी है। नष्ट हो जाने का भय न हो। देखिए TLM में इतना खर्चा ना करें कि अगर उस TLM को ज़रा सा टूट फूट जाता है तो आपको बिल्कुल परेशान हो जाए या चिंता हो जाए कि हमारा TLM टूट गया। पाठ्यक्रम व पाठ्य वस्तु से संबंधित हो। आपका TLM सिलेबस से और आपका जो भी क्लास में सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको TLM बनाना होगा। ठीक है, ये तो थी हमारे TLM के बारे में। थोड़ी सी अब डिटेल्स में जानते हैं। देखिए
टीएलएम प्रबंधन के उद्देश्य क्या क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है और पूछा गया है काफ़ी बार। सबसे पहले हम इसमें बारे में करेंगे डिस्कस, शिक्षक की भूमिका क्या होती है टीएलएम प्रबंधन में। भिन्न भिन्न विषयों के शिक्षण के लिए भिन्न भिन्न शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं उपयोग करना चाहिए। देखिए यहाँ पर बताया गया है अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको पढ़ाने के लिए टीचर को अलग अलग सामग्री का उपयोग करना चाहिए। एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगर हमें मैथ्स पढ़ना है तो शिक्षक को चार्ट का उपयोग करना चाहिए, मॉडल का उपयोग कर सकते हैं, मैप का उपयोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल्स में बात करते हैं। देखिए बच्चे होते हैं, मैथ्स अगर उनको नहीं आते तो आप लोग फ्लैश कार्ड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, फ्लैश कार्ड का एक रोलर बनता है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, मॉडल का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए। इतिहास पढ़ाना है तो उस पर आप मैप का यूज़ कर सकते हैं, चार्ट उपयोग कर सकते हैं। तो किस तरह पढ़ाना है ये कार्य शिक्षक का होगा। तो देखिए टीएलएम में जो मेन भूमिका है वो शिक्षक की भूमिका है। भूमिका क्या क्या है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि आपको किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, किस विषय में आपको किस तरह का टीएलएम उपयोग करना है, बिना टीएलएम के आपको बच्चों को किस तरह समझा सकते हैं, वो चीज़ें भी आपकी टीचर पर डिपेंड करती है। तो यहाँ हमने डिस्कस कर लिया शिक्षक की भूमिका। अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। हमारा आता है यहाँ पर लर्निंग कॉर्नर। लर्निंग कॉर्नर क्या है हमारा, अर्थात सीखने का कोना, ठीक है, ऐसे स्थान से है जो छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करता है, जहां शिक्षण अधिगम से संबंधित सामग्री सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से रखी रहती है। लर्निंग कॉर्नर का जो टॉपिक है ये काफी बार आपसे एग्जाम्स में पूछा गया, तो आप लोग डिटेल्स में समझने की कोशिश कीजिए आखिरकार होता क्या है। का जो लर्निंग कॉर्नर है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, लर्निंग और कॉर्नर। लर्निंग मतलब हो गया आपका सीखना और कॉर्नर मतलब हो गया आपका कोना। देखिए यहाँ पर आपको सीधे सीधे दिया गया अर्थात सीखने का कोना, ठीक है, तो आप नाम से समझ गए लर्निंग कॉर्नर। और क्या दिया गया है, जो छात्रों को सीखने में सहायता प्रदान करता है, जहां शिक्षण अधिगम से संबंधित सामग्री सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध तरीके से रखी जाती है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब जैसे हम बात कर सकते हैं अर्थात सीखने का कोना, देखिए अपनी क्लास की ही बात ले लीजिए, तो क्या आपकी क्लास में एक ऐसा कॉर्नर हो सकता है पर बच्चे इजीली बैठें, ठीक है, वहाँ पर आपकी अधिगम क्रिया चल रही हो सकते हैं, आपकी संबंधित अधिगम से संबंधित आपकी सामग्री हो जो आपकी सुव्यवस्थित यानी कि आपकी ठीक से रखी हुई होनी चाहिए, वो आपकी क्रमबद्ध तरीके से रखी हो। अब देखिए ऐसा तो बोल नहीं सकते, नहीं हो सकता। देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए कि ब्लैक बोर्ड है, अब देखिए ब्लैक बोर्ड तो है आपका सामने लेकिन आप बैठे हैं पीछे की तरफ, तो ये क्या हो गया आपका गलत चीज हो गई है। कहने का मतलब ये है सामग्री सुव्यवस्थित क्रमबद्ध तरीके से रखी होनी चाहिए, जिस चीज को जहां पर होना चाहिए वो वहीं पर रखी हुई होनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ये है आपका लर्निंग कॉर्नर का आशय। छात्र इन्हीं सामग्रियों को छूकर देखकर व पढ़कर ज्ञान अर्जित करता है। देखिए आपकी जो सामग्री या टीएलएम आप यूज कर रहे हैं, बच्चे उन्हीं को छूकर और पढ़कर अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं। मेन और लास्ट पॉइंट है आपका लर्निंग कॉर्नर में पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, कहानियों आदि का संग्रह होता है। यानी कि किन चीज़ों का, तीन चीज़ों का, पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका और कहानियों का। देखिए यहाँ पर लर्निंग कॉर्नर है तो आपको अधिगम से रिलेटेड कुछ भी चीज़ों का आप यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। ये हो गया आपका लर्निंग कॉर्नर। आज इस क्लास का लास्ट पॉइंट है हमारा विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन। देखिए विद्यालय की संपत्ति से हमें अर्जित धन कैसे होता है वो हम जानेंगे। विद्यालय की कृषि योग्य भूमिका में खेती करके अर्जित किया गया धन विद्यालय भवन की संपत्ति से अर्जित धन है। देखिए आप जो भी खेती करते हैं, ठीक है, विद्यालय की कृषि योग्य, क्या विद्यालय की कृषि के योग्य जो भूमि में खेती करके अर्जित किया गया धन हमारा क्या कहलाता है, विद्यालय भवन की संपत्ति से अर्जित धन कहलाता है। इस अतिरिक्त विद्यालय भवन को किसी सामाजिक कार्य हेतु किराए पर देने से प्राप्त धन भी विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन कहलाता है। देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले अगर आप अपने विद्यालय की भूमि पर आप खेती करते हैं और उससे आप धन प्राप्त करते हैं तो वो हमारा कहलाता है विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन। सेकंड पॉइंट यहाँ पर दिया गया है विद्यालय भवन को किसी सामाजिक कार्य के लिए, देखिए सोशल वर्क के लिए अगर आप अपने स्कूल में किसी भी चीज़ को यानी कि अपने रूम्स को आप किराए पर दे रहे हैं, ठीक है, तो उससे हमें प्राप्त धन भी हम कह सकते हैं विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन। देखिए कैसे कह सकते हैं, जब आप विद्यालय के स्कूल के कमरों को आप किराए पर दे रहे हैं तो वो भी तो हमारा अर्जित धन ही माना जाएगा, ठीक है।
परंतु विद्यालय भवन को किराए पर देने हेतु विभागीधारी अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य है। तो देखिए, जो भी आपके स्कूल का मैनेजमेंट है या जिसका भी आपसे पार्टनरशिप है स्कूल से, आपको उनकी अनुमति ज़रूर लेनी होगी इस चीज़ को करने के लिए, ठीक है। विद्यालय में वृक्षारोपण द्वारा लगाए गए वृक्ष गिर जाते हैं, उनको नीलामी से विद्यालय को धन प्राप्त होता है। नीलामी इन द सेंस कि देखिए, आपके स्कूल में है, काफ़ी बार ऐसा मौसम हो जाता है, आंधियाँ चल जाती है, ऐसा टाइम हो जाता है कि आपके पेड़ या तो कटवाए जाते हैं आपको, या वो गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उनकी हम नीलामी किस तरह करते हैं, उन्हें हम बेच देते हैं। तो उससे भी हमको जो प्राप्त धन होता है वो भी हमारा क्या कहलाता है, विद्यालय की संपत्ति से अर्जित धन, क्योंकि वो हमारे विद्यालय में लगा हुआ पेड़ है तो वो हमारा विद्यालय का ही तो माना जाएगा, ठीक है। विद्यालय को ग्राम पंचायत निधि एवं समुदाय से भी धन प्राप्त होता है। लास्ट है आपका विद्यालय जो है हमारा, उसे ग्राम पंचायत होती है ना हमारे गांव की, उससे और समुदाय से भी धन प्राप्त होता है। ये है आज की क्लास का लास्ट पॉइंट। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना मेरे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।